अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। गोवा में हुतात्मा स्मृति स्मारक का उद्घाटन राजनाथ सिंह करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। स्मारक का उद्घाटन पन्ना देवी में होगा। स्मारक का लोकार्पण। और इस बीच आपको बता दें, गोवा स्मृति मुक्ति आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि। शहीदों के बलिदान की याद में बना स्मारक पन्ना देवी बना गोवा मुक्ति आंदोलन का प्रतीक। पुर्तगाली शासन से मुक्ति के संघर्ष की स्मृति, शहीदों के साहस और बलिदान को समर्पित स्मारक। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। गोवा में हुतात्मा स्मृति स्मारक का उद्घाटन राजनाथ सिंह करेंगे। स्मारक का उद्घाटन पन्ना देवी में होगा। स्मारक का लोकार्पण और साथ ही गोवा मुक्ति आंदोलन के शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। ये बड़ी खबर, जहां शहीदों के बलिदान की याद में बना स्मारक, शहीदों के साहस और बलिदान को समर्पित है ये स्मारक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोवा में हुतात्मा स्मृति स्मारक का उद्घाटन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। राजनाथ सिंह करेंगे स्मारक का उद्घाटन। पन्ना देवी में होगा स्मारक का लोकार्पण। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां गोवा मुक्ति आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। शहीदों के बलिदान की याद में यह स्मारक बना है, जिसका उद्घाटन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। शहीदों के साहस और बलिदान को ये स्मारक समर्पित है। तो गोवा में हुतात्मा स्मृति स्मारक का उद्घाटन किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। राजनाथ सिंह करेंगे इसका उद्घाटन और इसके साथ ही पन्ना देवी में होगा स्मारक का लोकार्पण। ये बड़ी खबर, शहीदों को यह स्मारक समर्पित है। और एक और बड़ी खबर, अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुजुर्ग महिलाओं को देंगे सौगात। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को देंगे सौगात। रोडवेज बसों से मुफ्त सफर की देंगे सौगात। मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए शुरू होगी ये योजना। विशेष बसों का फ्लैग ऑफ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जहां किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। डिजिटल तकनीक से जुड़ेगा कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। सीएम की मौजूदगी में होंगे कई एमओयू। यूपी एग्रीज के तहत कंपनियों के साथ होंगे एमओयू। कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। तो बुजुर्ग महिलाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले ये बड़ा तोहफा मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को ये बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 24 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस कैबिनेट के अहम फैसलों में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का प्रस्ताव भी शामिल है। सरकार के मुताबिक इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे। और देखिए, इस योजना के लागू होने के बाद प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में यात्रा के लिए किराया नहीं देना होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। रमन, देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी सौगात बताई जा रही है, जहां उत्तर प्रदेश में 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। अभी क्या कुछ तैयारी है, कब इसका ऐलान हो सकता है? बिल्कुल, आपको बता दें, कल कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर भी लग गई और आज अहिल्याबाई मातृशक्ति के नाम से ये सौगात जो है वो उत्तर प्रदेश की उन महिलाओं को जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनको योगी सरकार दे रही है। और अब 60 साल से ऊपर वाली महिलाओं का रोडवेज बसों में, जो सरकारी बसें हैं, उसमें किराया एकदम रहेगा। वो उत्तर प्रदेश में कहीं भी आए जाए, अब उनका 1 रुपया भी किराया नहीं लगेगा और आधार कार्ड, ID कार्ड में वो अपनी उम्र दिखाकर वो यात्रा कर सकती हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम होगा, वहां से हरी झंडी दिखाएंगे और साथ में रक्षाबंधन पर भी जो महिलाओं की निःशुल्क यात्रा रखी गई है उसको लेकर भी वहां पर बात रखते हैं। रमन, देखिए, ये सुविधा उत्तर प्रदेश रोडवेज की सभी बसों में मिलेगी या कुछ चुनिंदा बसों में ही लागू होंगी?
वक्त सभी बसों में उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की जितनी भी बसें हैं उसमें सब में ये योजना लागू है। योजना लागू होने से सरकार पर सालाना कितना वित्तीय आय भार जो है वो अनुमान है, क्या बताया जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार पे माना जा रहा है कि 81 लाख जो महिलाएं हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। हालांकि अनुमानित अभी कितना घाटा है, क्योंकि जब टिकट होता है तो उसमें आधार कार्ड के नाम पे नहीं होता है, तो अनुमानित कितना भी परिवहन विभाग का घाटा होगा उसका भी सर्वे विभाग करेगा। बिल्कुल रमन, देखिए ये भी सवाल उठ रहे हैं कि महिलाएं अगर उत्तर प्रदेश के बस से क्या दूसरे राज्यों के उसी बस से सफ़र कर सकती हैं? क्या उसके लिए भी किराया अलग से देना पड़ेगा? कि जो बसें होंगी वो जहां भी जाती होंगी वहां वो यात्रा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और वह हमीरपुर में पंचायत सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर 5 सूत्रीय मांगे रखी है, जहां पंचायत सहायकों की प्रमुख मांगों में मानदेय बढ़ाकर 30,000 रुपए करना, नियमितीकरण और स्थानांतरण की सुविधा शामिल है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही लखनऊ के इको गार्डन में विशाल धरना देने का भी ऐलान किया गया है। तो पंचायत सहायकों का 7 सितंबर से कार्य बहिष्कार किया गया है। मानदेय बढ़ाने समेत 5 सूत्रीय मांगों पर आंदोलन होगा। ये जानकारी आप तक साझा करें। 30,000 मानदेय और नियमितीकरण की मुख्य मांगे जो है वो यहाँ पर मांग की गई है और साथ ही साथ 7 सितंबर से लखनऊ इको गार्डन में धरने की बड़ी चेतावनी दी गई है। पंचायत सहायकों का 7 सितंबर से कार्य बहिष्कार होगा। तो आपको बताते चले, सहायकों की प्रमुख मांगों में मानदेय बढ़ाकर 30,000 रुपए करना, नियमितीकरण और स्थानांतरण की सुविधा जो है वो शामिल है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा और साथ ही लखनऊ के इको गार्डन में विशाल धरना देने का भी ऐलान किया गया है। तो बताया जा रहा है 7 सितंबर से कार्य बहिष्कार होगा, बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 30,000 रुपए मानदेय और नियमितीकरण की प्रमुख मांगे इस पर रखी गई हैं और अगर मांगे नहीं मानी गई तो 7 सितंबर से धरने की चेतावनी दी गई है और 7 सितंबर से कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। तो आपको बता दें 30,000 मानदेय और नियमितीकरण की प्रमुख मांगे इस वक्त मांगी गई है और इसके साथ ही साथ आपको बताते चले 7 सितंबर से कार्य बहिष्कार की भी बात की जा रही है। यहाँ पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, आक्रोश जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं और अपनी मानदेय को बढ़ाने की भी बात की जा रही है। और बिजनौर के नजीबाबाद से सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना मंडावली क्षेत्र के नया गांव में निर्माणाधीन मकान के बंद कमरे से एक महिला का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मृतका के बेटे आसिफ ने अपने पिता अहमद हसन पर मां की हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि बेटे के आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। आपको बताते चले कि पुलिस मामले की जाँच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो सकेगी। तो बेटे ने पिता पर लगाया मां की हत्या का आरोप, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बता दें निर्माणाधीन मकान में मिला महिला का शव, जहां मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साफ होगी। फिलहाल ये तस्वीर आप तक साझा कर रही। इस पूरे मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है और जांच पड़ताल कर रही है। निर्माणाधीन मकान में एक महिला का शव मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साफ होगी। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही इस पूरे मामले से पर्दाफाश उठ जाएगा। तो बड़ा खुलासा पुलिस करेगी। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां एक महिला के शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। मृतका के बेटे आसिफ ने अपने पिता अहमद हसन पर मां की हत्या का ये बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि बेटे के आरोपों की अभी पुष्टि तो नहीं हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो सकेगी। तो बंद कमरे में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई।
आसिफ निवासी नारायणपुर थाना मंडावली द्वारा सूचना दी गई कि उसकी मां शहनाज खातून उम्र करीब 42 वर्ष का शव उसके घर में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की गई तो पाया कि शहनाज खातून अपने पति अहमद हसन के साथ और अपने बच्चों के साथ श्रीनगर उत्तराखंड में रहती है। पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं है। दिनांक 18 तारीख को दोनों लोग गांव आए थे। सब करीब 4-5 दिन पुराना है। सबका पंचायतनामा भरवाकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। फॉरेंसिक टीम मौके पर है। आवश्यक विधिक कार्रवाई। और बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कचहरी परिसर में मारपीट का मामला तारीख करने का आई, जहां पर लड़के ने भाई के साथ मारपीट की है। लड़के पक्ष पर मारपीट का बड़ा आरोप लगाया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित लड़की और उसकी मां से भी हाथापाई की गई है। और देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कचहरी परिसर में मारपीट का ये बड़ा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लड़की के भाई के साथ मारपीट की गई है और इस बीच लड़के पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बुलंदशहर से ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कचहरी परिसर में मारपीट का मामला सामने आया है। तारीख करने आई लड़की के भाई के साथ मारपीट की गई है। लड़के पक्ष पर मारपीट का ये आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल घटना ये लगातार वायरल हो रही है। वीडियो पीड़ित लड़की और उसके मां से भी हाथापाई की गई है। तो लड़की के भाई के साथ यहां जमकर पिटाई हुई है। बताया जा रहा है लड़के के पक्ष ने मारपीट की है। लड़के के पक्ष पर यह बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। लड़की के भाई के साथ मारपीट की गई है और साथ ही ये वीडियो लगातार तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तो मारपीट की ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और बताया जा रहा है तारीख लेने आई आरोपी यहाँ पर बताया जा रहा है लड़के पक्ष को। इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कचहरी परिसर की ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं बुलंदशहर से ये खबर, जहां लड़की के भाई के साथ मारपीट की गई है। लड़के पक्ष पर मारपीट का ये बड़ा आरोप लगाया गया है। और बहराइच में तेंदुए को कैद कर लिया गया है। तेंदुए को वन विभाग ने पिंजड़े में कैद कर लिया है, जहां ग्रामीणों ने इस पूरे मामले को लेकर वन विभाग को सूचना दे दी थी। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था और वन विभाग ने तेंदुए को सुरक्षित स्थान ले जाने की तैयारी में जुटा हुआ है। तो वन विभाग ने तेंदुए को कैद कर लिया है। ये बड़ी सफलता बताई जा रही है। लगातार ग्रामीण दहशत में थे और ग्रामीणों ने इसकी सूचना दी है, जहाँ पर तेंदुए को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में वन विभाग जुटा हुआ है। तो देखिए वन विभाग ने तेंदुए को कैद कर लिया है और लगातार ग्रामीण भी इसी दहशत में जी रहे थे और अब ग्रामीण ज़रूर यहाँ पर राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ तेंदुए को सुरक्षित स्थान से ले जाने में वन विभाग जुटा हुआ है। तो वन विभाग ने तेंदुए को कैद कर लिया है। लगातार तेंदुए की सूचना पर दहशत में थे ग्रामीण और इस बीच आप तक तस्वीर साझा कर रहे हैं, जहां तेंदुए को हालांकि अब सुरक्षित बाहर निकाल गया है, उसे एक पिंजरे में कैद कर लिया गया है और यहां पर ग्रामीण अब राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो तेंदुए को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में वन विभाग जुटा हुआ है। तस्वीर आप तक बहराइच से साझा कर रहे हैं, जहां बहराइच में तेंदुए को कैद कर लिया गया है। तेंदुए को वन विभाग ने पिंजड़े में कैद कर लिया है। ग्रामीणों ने मामले को लेकर वन विभाग को सूचना दी थी। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था। वन विभाग तेंदुए को सुरक्षित स्थान ले जाने की तैयारी में जुटा हुआ है। आपको बताते चले कि लगातार लोग यहां पर दहशत में जी रहे थे, बाहर निकलने से कतरा रहे थे, क्योंकि तेंदुए का आतंक लगातार यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी थी इस बात की और ग्रामीणों ने सूचना देने के बाद से देखिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया और पिंजरे में फिलहाल तेंदुए को अब कैद कर लिया गया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। तो वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ लिया है और ये बड़ी सफलता भी मिली है। अब जो ग्रामीण है वो खुलकर बाहर निकल रहे हैं और लोग दहशत में थे लगातार, अब लोगों ने चैन की सांस ली है।
देवरिया में बीजेपी के राष्ट्रीय सोशल मीडिया सह संयोजक शिवानंद द्विवेदी के स्वागत कार्यक्रम के दौरान भाजपा के दो गुट आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के खरोह चौराहे पर ब्लॉक प्रमुख लार बबलू सिंह और पूर्वा सलेमपुर भाजपा सांसद रविंद्र कुशवाहा के समर्थकों के बीच कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना के दौरान एक युवक को घेर कर पीटने का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सोनभद्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते चतरा ब्लॉक कार्यालय पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। करीब 60 ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों का संचालन करने वाले इस कार्यालय में पानी भरने से सरकारी कामकाज प्रभावित हो गया है। महत्वपूर्ण फाइलों, सरकारी अभिलेखों और दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें, कर्मचारियों को काम करने में परेशानी हो रही है। वहीं विकास योजनाओं की रफ्तार भविष्य प्रभावित होने की आशंका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर साल बारिश में जलभराव की समस्या होती है, लेकिन स्थायी जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है और मांग है कि अब तत्काल पानी निकाला जाए और अभिलेखों को सुरक्षित किया जाए और भविष्य के लिए स्थायी जल निकासी व्यवस्था बनाई जाए। तो देखिए, जलभराव की वजह से लोगों को यहाँ पर कई दिक्कतें और परेशानी हुई। अंदर तक यहाँ पर जल भर गया, जिस वजह से लोगों को कई दिक्कतें और परेशानी होती हुई नजर आ रही है। लगातार ग्रामीण मांग भी कर रहे हैं मरम्मतीकरण का, लेकिन इसमें जल निकासी का कोई भी व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से कई बड़े सवाल भी यहाँ उठते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि विकास योजनाओं की रफ्तार प्रभावित होने की आशंका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर साल बारिश में जलभराव की समस्या होती है। इस समय हमारी मौजूदगी सोनभद्र के तहसील रावशगंज के चतरा ब्लॉक में है और बात करें तो यह ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक माना जाता है। ऐसे में आपने हर गांव को डूबते हुए देखा था, लेकिन आप तस्वीर दिखा रहे हैं, हम ब्लॉक ही डूब गया है पानी में 2 दिनों की लगातार बारिश में। आइए तस्वीरों को सीधे आपको दिखाएंगे। भारत अपडेट की टीम सीधे चतरा ब्लॉक के ग्राउंड में पहुंच चुकी है और ऐसे में हम बात करें, देखिए किस तरीके से ये खंड विकास अधिकारी का कक्ष है जो पूरा जलमग्न हो चुका है। ऐसे में बात करें, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब ब्लॉक ही पानी में डूब चुका है तो विकास ग्राम पंचायतों का कैसे होगा। और अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्या इसमें क्या कंडीशन है इसमें यहाँ की। और ऐसे में बात करें तो देख सकते हैं कार्यालय की क्या गति है। अब क्या कहा जाए कि कितनी बारिश हुई है कि ब्लॉक ही पानी में त्रस्त डूब चुका है और विकास कार्यों की क्या इच्छा रखी जाएगी। कन्हैयालाल, भारत अपडेट, सोनभद्र से। गाजियाबाद में पुलिस और शातिर लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश मनोज उर्फ असलम उर्फ आड़े में गोली लगने से घायल हो गया है। उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक मनोज दिल्ली, एनसीआर और गाजियाबाद के कई इलाकों में चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे चुका है, जहां पूछताछ में उसने इंदिरापुरम में वृद्ध महिला से हुई चेन झपट मारी में साथी संजय के साथ शामिल होने की बात कबूल की है। आरोपी के कब्जे से चेन, बिना नंबर की बाइक, 315 बोर का तमंचा, 2 खोखे और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक रूटीन चेकअप के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। आज दिनांक 25 अगस्त 2026 को थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में अपराध और अपराधियों के नियंत्रण हेतु थाना क्षेत्र में सिप्रा से एनएच-9 लगती हुई सर्विस रोड पर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक पर एक व्यक्ति आते हुए दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब उसे रोकने का इशारा किया जाता है तो रुकता नहीं है, तब तेज़ी से अपनी बाइक मुड़ाकर भागने का प्रयास करता है, इससे उसकी बाइक फिसल जाती है। पुलिस टीम को अपनी तरफ आता हुआ देखते हुए उसके द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा फायर किया था। पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए सिखाए गए तरीकों से जवाबी फायर किया था, जिससे उस अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगती है। उसे उपचार को तत्काल भेज दिया गया है। उससे नाम पता पूछने में उसने अपना नाम मनोज सना बनवारी बताया, जो दिल्ली का रहने वाला। इसके द्वारा यह बताया कि उसने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर थाना इंदिरापुरम क्षेत्र के सिप्रा चौकी क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की थी। पुलिस की गोली से चेन स्नैचिंग घायल हो गया है और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में लुटेरे के पास से चेन और तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर मुठभेड़ में शातिर लुटेरा मनोज घायल हो गया है।
और जितेंद्र भाटी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, देखिए पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है, लुटेरे को गिरफ्तार किया गया। क्या कुछ अब तक बरामद की गई है और क्या कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए, देर रात इंदिरापुरम थाना इंचार्ज अजय चौधरी अपनी टीम के साथ चेकिंग अभियान में लगे हुए थे। रूटीन चेकिंग की जाती है इंदिरापुरम, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है और विशेषकर यहाँ पर घटनाएं होती हैं और बदमाश जो है अन्य राज्यों में चले जाते हैं, नोएडा और दिल्ली में चले जाते हैं। ऐसे में गाजियाबाद पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहती है कि बदमाशों को कैसे धरपकड़ करें और कैसे उनको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजे। चेकिंग के दौरान जब एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार आता हुआ दिखाई दिया और पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो वो दूसरी दिशा में अपनी मोटरसाइकिल भगाने लगा और जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने अपने पास रखे 315 बोर के तमंचे से जानलेवा हमला कर दिया पुलिस पर। पुलिस ने जब अपनी सरकारी बंदूक से गोली चलाई तो गोली सीधा बदमाश के पैर में लगती है और बदमाश वहीं गिर जाता है। बदमाश को जब पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मनोज बताया, मनोज उर्फ असलम बताया, और वो जो कि दिल्ली का रहने वाला है उसने बताया कि उसका एक साथी है संजय, जो कि कई लूट की वारदातों में उसके साथ शामिल रहा है। विशेषकर वो महिलाओं को अपना निशाना बनाते थे और चैन झपटमारी, कुंडल झपटमारी जैसी घटनाओं को अंजाम देकर दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाया करते थे। लेकिन इस बार गाजियाबाद पुलिस का उससे सामना हुआ है, मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में मनोज घायल हुआ है। मनोज के पास से एक पीली धातु की चेन, एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा मिला है, 2 खोखा कारतूस मिले हैं, 1 जिंदा कारतूस मिली है। मनोज को फिलहाल प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनोज ने बताया कि उसका एक साथी संजय उसके साथ रहता था और लूट की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। ये बीते दिनों भी इन्होंने एक लूट की घटना को अंजाम इंदिरापुरम में दिया था और अब संजय की धरपकड़ के लिए टीमों का गठन किया गया है। जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल प्राथमिक उपचार के लिए मनोज को अस्पताल में भेजा गया है, जहां से उसे उसका अंजाम यानी जेल भेजा जाएगा। जी तो देखिए, ये बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या ऐसी भी जानकारी सामने आई है जितेंद्र कि इनके पूरे गैंग में और कौन कौन शामिल है? देखिए, मनोज ने पूछताछ में प्राथमिक उपचार के लिए जब अस्पताल भेजा गया तो वो ये कहता हुआ नजर आया कि गाजियाबाद पुलिस, आप मुझे माफ कर दें, मैं गाजियाबाद में नहीं आऊंगा, ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं दूंगा, ये भी कहता हुआ नजर आया। हालांकि मनोज से हुई पूछताछ में उसने ये भी बताया कि उसका एक साथी है संजय, जो कि इस बार अभी उसके साथ में नहीं था, लेकिन वही संजय नाम का जो शख्स है, जो बदमाश है, वो उसके साथ में कई लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। मसलन एक मोटरसाइकिल पर ये 2 लोग सवार होकर आते थे और फिर एक मोटरसाइकिल चलाता था, दूसरा लूट की घटना को अंजाम देकर वहां से फरार होता था। तो संजय की धरपकड़ के लिए टीमों का गठन किया गया है। जल्दी संजय की भी गिरफ्तारी की जाएगी, ऐसा इंदिरापुरम पुलिस कह रही है। इंदिरापुरम थाना इंचार्ज अजय चौधरी पूरी तरीके से एक्टिव रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई घटनाएं हो सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है पुलिस की तरफ से, और होती भी हैं। तो उन्हीं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं और इसी चेकिंग अभियान में ही ये मुठभेड़ हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।